चैप्टर 5 यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी का आज लास्ट टॉपिक को डील करेगा, ठीक है, दैट इज माइनिंग। माइनिंग में होता क्या है, देखो सिंपली देखिए, हम लोग का हिस्ट्री में अगर देखेगा, अगर हम लोग जो हम लोग का जो सिविलाइजेशन है ना, एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेके आज मॉडर्न डेज तक देखिएगा तो क्या हम लोग कौन कौन सा एज देखा है, कॉपर एज देखा है, ब्रॉन्ज एज देखा है, आयरन एज देखा है ना। तो यहाँ पे कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज जो बोल रहा है, इसमें मतलब होता क्या है कि कॉपर जो मिल रहा है हम लोग को, जो ज़मीन में जो कॉपर है ये या ब्रॉन्ज है, ये सब कुछ क्या क्या बोला एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो अपना जो काम के लिए जो यूज़ किया है वो लोग, वो लोग यूज़ किया उसको ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए कॉपर है, ब्रॉन्ज है या आयरन, ये सब क्या है, मिनरल्स है। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से, मेटल्स है ना, ये सब ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना कहीं से, कोई जो है सरफेस से मिला भी होगा, या कोई जो थोड़ा सा अंदर से ज़मीन का अंदर से क्या किया वो लोग एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है ना, जो प्रोसेस जो एक्सट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनिंग बोलते हैं। ओके, तो देखो तो माइनिंग जो है क्या डिपेंड करेगा ना कि आपको ये सब कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेवल में मिल रहा है। कोई 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 जो क्या होगा ग्राउंड का बहुत अंदर में मिलेगा, ये बहुत नीचे में भी आपको यहाँ पे आपको कॉपर मिल सकता है या ब्रोंज मिल सकता है, या कोई कोई यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो इसका ऊपर में डिपेंड करता है कि माइनिंग कैसा होगा बोल के ना। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ बिगन, देखो माइनिंग का एक्चुअल डेवलपमेंट कब हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम में हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ, 18th सेंचुरी में हुआ ना। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में क्या हुआ, इन आपका माइनिंग का जो डेवलपमेंट है वो शुरू शुरू हुआ, और इसका जो है इम्पोर्टेंस जो है कंटिन्यूसली उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद में इसका इम्पोर्टेंस जो है कंटिन्यूसली बढ़ने लग गया। तो तो माइनिंग मीन सिंपली क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या ओर्स ना, फ्रॉम द क्या है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो आप जो भी कर निकाल रहे हैं एक्सट्रैक्शन, वो क्या होगा नॉर्मली, वो क्या होगा माइनिंग। तो यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी कौन कौन सा फैक्टर्स जो है अफेक्ट करता है ना। एक तो है आपका फिजिकल फैक्टर, ये देखो ना फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में देखिए क्या होता है आपका साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। ओके, ये सोइल है आपका, तो यहाँ पे आपका जो भी मिनरल्स है ना, ये इसको क्या बोलेगा हम लोग, डिपॉजिट बोलेगा ना, डी से दिखा रहा है, इसको क्या बोलेगा, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का साइज क्या है, मतलब साइज यानी कितना जगह तक ये डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेगा या अवेलेबल है, वो हो गया उसका ओवरऑल साइज। ओके, माइनिंग का फैक्टर्स के लिए जो माइनिंग एक्टिविटी के जो फैक्टर्स है उसमें आपका हो जाता है फर्स्ट फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में हम लोग क्या देखता है कि जो डिपॉजिट्स है उसका साइज क्या है, कितना बड़ा में फैला हुआ है वो डिपॉजिट्स जो। ओके, और दूसरा है उसका ग्रेड ना, ग्रेड जी, ग्रेड यानी कि क्वालिटी, वो जो डिपॉजिट्स का क्वालिटी क्या है, अच्छा है कि खराब है। ओके, और थर्ड वन क्या है, द मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिपॉजिट, यानी कि मोड ऑफ ऑकरेंस यानी कि कौन सा जगह पे आपको वो डिपॉजिट जो है मिल रहा है, वो हो गया आपका मोड ऑफ ऑकरेंस। देखिए सिंपली हो क्या सकता है, कोई कोई डिपॉजिट जो क्या होगा बहुत अंदर में मिलेगा ना, तो ये इसका मोड ऑफ ऑकरेंस क्या हो गया, बहुत डीप हो गया ना। और कोई कोई जो क्या होता है थोड़ा सा कम डेप्थ में आपको डिपॉजिट जो है मिल जाएगा, तो ये इसमें मोड ऑफ ऑकरेंस में इसका डेप्थ क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपका मोड ऑफ ऑकरेंस हो गया, एक तो डीप में, एक तो जो बहुत गहरा में हो गया, और एक तो जो कम गहराई में आपको डिपॉजिट्स मिल रहा है। तो ये हो गया मोड ऑफ ऑकरेंस। और साइज यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट्स, यानी कि वो जो डिपॉजिट्स आपको कितना जगह में कितना बड़ा में आपको जो अवेलेबल हो रहा है उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा आपको डिपॉजिट्स मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होगा दैट मीन्स डिपॉजिट ज़्यादा है, डिपॉजिट ज़्यादा होगा तो आपका जो आप उसमें जो खर्चा करेगा तो आपको इन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। और दूसरा है ग्रेड, क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे माइनिंग नहीं किया जाएगा, मतलब माइनिंग जो है इतना बड़ा इंटेंसिटी में माइनिंग नहीं होगा। अगर क्वालिटी अच्छा है, डिपॉजिट का क्वालिटी अगर अच्छा है तो वहाँ पे माइनिंग ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा स्केल में होगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल फैक्टर, यानी कि माइनिंग एक्टिविटी ये तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिपॉजिट। और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, ये एक आपका इकोनॉमिक फैक्टर जो क्या करता है माइनिंग एक्टिविटी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। ओके, इसमें देखो मिनरल का क्या डिमांड है, द डिमांड फॉर द मिनरल। मान लीजिए यहाँ पे आपका है, आपका पेट्रोलियम है और यहाँ पे आपका कोल है, तो यहाँ पे ये आपका कोल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो डिमांड किसका ज़्यादा है, मान लीजिए पेट्रोलियम का क्या अगर ज़्यादा डिमांड है तो आज का डेट में ना, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, आदमी जो है जहाँ पेट्रोल है वहाँ पे क्या करेगा, वो लोग माइनिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा ना। जहाँ पे आपका जो मतलब जो क्या फॉसिल फ्यूल्स का जो डिपॉजिट है वहाँ पे क्या करेगा बोला ज़्यादा अपना ध्यान देगा, वेरिस ये कोल को थोड़ा बाद में
बाद में या वो लोग अगर पैसा बचता है तब वो लोग कर सकता है। लेकिन ये दोनों में क्या है, जो ज़्यादा अभी डिमांड किसका है, ऑब्वियसली पेट्रोल का ज़्यादा डिमांड होता है, डीजल का ना, तो उसको ही वहाँ पे वो लोग क्या करेगा, माइनिंग करेगा। क्योंकि वहाँ पे करने से क्या होता है, क्योंकि इसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो इसका जो वैल्यू वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और टेक्नोलॉजी अवेलेबल देखिए, मान लीजिए कोई कंट्री ऐसा, बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे क्या है, डिपॉजिट्स बहुत सारा है, ठीक है ना, वो लोग का ज़मीन वो सब, वो कंट्री का नीचे डिपॉजिट्स बहुत सारा है, लेकिन जो वो लोग का पास टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का वजह से क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी का कमी का वजह से वो मिनरल्स को वो माइनिंग नहीं कर सकता, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता ना, जिसका वजह से भी क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग को इतना माइनिंग एक्टिविटीज़ देखने को हम लोग को नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो आपका अरुणाचल बॉर्डर है, ओके, इंडियन बॉर्डर है, यहाँ पे हो गया आपका चाइना, यहाँ पे हो गया आपका अरुणाचल ना। तो चाइना का अगर आप देखिएगा तो वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है वहाँ का ना, और प्लस स्टेबल है वो, प्लस वहाँ का होता क्या है कि वहाँ का जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी डेवलप है। तो यहाँ पे अरुणाचल का अगर आप देखिएगा तो चाइना साइड में क्या है, काफ़ी सारा माइनिंग एक्टिविटीज़ अभी ऑन गोइंग चल रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ या अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरस इंडिया साइड में जो क्या है, तो यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो क्या होता है, बहुत क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, पहाड़ वहाड़ होता है ना, तो यहाँ पे जो आपको माइनिंग करने के लिए क्या होता है, हायर लेवल टेक्नोलॉजी लगता है। तो इंडिया के पास फिलहाल वो कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पे वो लोग माइनिंग एक्टिविटी कर सके। तो ये क्या होता है, अगर इंडिया के पास भी अगर सेम टेक्नोलॉजी उनसे, हम लोग अरुणाचल का बहुत सारा पार्ट में हम लोग जो है माइनिंग एक्टिविटी हो रहा वाला विटनेस कर सकना था हम लोग ना। तो यही है, तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को समझते हैं, नहीं अवेलेबल ऑफ टेक्नोलॉजी ये है, ओके। और दूसरा है कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये भी क्या होगा, आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाए, यानी क्या इसमें क्या बोल रहा है, पैसा, कैपिटल यानी ये क्या है, पैसा ना। कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप कोई जगह में माइनिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में लेबर लोग आएगा तो लेबर लोग के लिए आपको घर बनाना पड़ेगा, फिर लेबर का फैमिलीज लोग आएगा, वो लोग के लिए क्या होना पड़ेगा, स्कूल या मेडिकल, ये सब फैसिलिटी भी आप लोग को एक पर्टिकुलर एरिया में देना पड़ेगा ना। तो इसमें देख रहे हैं, तो इसमें जो क्या हो रहा है, माइनिंग के लिए जो है बहुत, ये जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा लगता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। तो ये भी डेवलप, अगर मान लीजिए कोई कोई कंट्री जो है गरीब है, तो वो लोग जो है लैक ऑफ मनी का वजह से क्या होगा, कैपिटल का वजह से वो लोग जो है यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी अपना स्टार्ट नहीं करेगा। वो लोग, अगर जो कोई कंट्री अगर डेवलप है फाइनेंशियली, तो वो लोग क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करेगा, फिर वो लोग माइनिंग जो है स्टार्ट कर देगा। इसीलिए जो बोल रहे हैं, माइनिंग का एक्टिविटी जो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, एक तो ये हो गया, और दूसरा है लेबर कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी जो डेवलप कंट्री में अगर आप देखेगा, डेवलप कंट्री में आपको लेबर कॉस्ट जो बहुत हाई होगा, क्योंकि वहाँ डेवलप मतलब क्या है, वहाँ में सब लोग जो क्या है, स्किल लेबर लोग है ना, तो वहाँ पे जो है लेबर का दाम काफ़ी, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है आपका डेवलप कंट्रीज में ना। तो इसलिए जो है वहाँ का आपको वहाँ वो जगह में आपको लेबर कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा होगा। ये वेरियस इंडिया में अगर आप देखिएगा तो क्या है, पॉवर्टी रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, पॉपुलेशन जो है आपका एकदम एक्सप्लॉयटेशन में चल रहा है ना, पॉपुलेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लेबर का जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, लेबर का अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगा, एज वेल एज जो लेबर का जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, बहुत चीप होगा, काफ़ी कम दाम में आपको लेबर मिलेगा ना। ये भी आपका क्या हो जाता है इकोनॉमी, अगर आपको कम दाम में लेबर मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हैं ना। वेरियस आपको अगर ज़्यादा लेबर का कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है तो क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लेबर एक्टिविटी का अलावा दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर रास्ता अच्छा होगा तो क्या होगा, रास्ता अगर बहुत अच्छा है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा कम लगेगा, रास्ता खराब है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो कोई भी कंट्री का क्या ओवरऑल जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, उसके बाद में लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इसके बाद में डिमांड्स ऑफ द मिनरल्स, जो मिनरल का डिमांड उसका मुताबिक ही क्या होता है, देख के आदमी लोग जो है हिसाब से क्या करता है, अपना माइनिंग एक्टिविटी क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर। यानी कि ये इकोनॉमिक फैक्टर यानी क्या है, उसमें जो है कुछ भी अगर वो माइनिंग एक्टिविटी में ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया, अगर ये जो प्रॉब्लम जो डिस्कस किया, अगर ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया तो वो लोग माइनिंग एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकेगा ना। तो इसलिए इसको क्या कर रहा है, हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स में डाल रहे हैं। और फिजिकल फैक्टर्स में क्या है, साइज, ग्रेड, साइज ऑफ डिपॉजिट, और दूसरा ग्रेड क्या है, क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट, एंड मोड ऑफ ऑकरेंस, यानी कि द प्लेस वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी ट्रेस्ड, ओके। नाउ लेट्स डील विद मेथड्स ऑफ माइनिंग, क्या क्या मेथड्स है, ओके। यहाँ पे देखिए, आप तो देखो मैं आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, फर्स्ट बात तो
माइनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का माइनिंग होता है, एक तो होता है सरफेस और दूसरा होता है अंडरग्राउंड। ओके, तो सरफेस माइनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन कास्ट भी बोलते हैं, इसको याद रखिए, ठीक है। सरफेस माइनिंग यानी कि सरफेस यानी कि देखिए ये हो गया आपका सरफेस, तो इसी का नीचे में मान लीजिए यहाँ पे जस्ट ठीक सरफेस का नीचे में या सरफेस का ऊपर में आपको क्या कर रहा है, आपको डिपॉजिट्स मिल रहा है, आपको डिपॉजिट्स अवेलेबल मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस माइनिंग हो जाएगा। और जो ग्राउंड का नीचे में आपको अगर डिपॉजिट्स मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग को हम लोग क्या बोलता है, शेफ्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए शेफ्ट मेथड, और ये हो गया आपका सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। देखो अभी जो सरफेस में अगर आपको जो डिपॉजिट्स अवेलेबल है, ऑब्वियसली इसको एक्सट्रैक्ट करने में क्या होगा, कम पैसा लगेगा, कम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लगेगा, ठीक है, और ये इतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगा और जल्दी भी हो जाएगा। देखिए इसी को क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे क्या, और सेफ्टी इशू भी क्या है इसमें काफ़ी कम है, यानी कि सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ना रिस्क नहीं है ना, क्योंकि आपको सरफेस के सामने में ही आपको डिपॉजिट्स मिल रहा है, तो इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पे जो इक्विपमेंट जो लगता है वो सब भी क्या होता है, काफ़ी कम दाम वाला, इससे यूज़ कर सकता है। हाँ, लेकिन जो ग्राउंड का नीचे है जो काफ़ी डेप्थ में, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, हैवी मशीनरी यूज़ होगा, यहाँ पे आपको खुदाई करना पड़ेगा, अंदर में आपको गुफा जैसा बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ कोई आदमी जाएगा, होता क्या है कि जितना अंदर जाएगा आप उतना टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ने उसका वजह से भी क्या होता है, एक तो गर्म से प्लस यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा अंडरग्राउंड में, तो कोई आदमी अगर कोई थोड़ा बीमार है, कमज़ोर है, तो वो लोग यहाँ में अगर काम करेगा तो वो लोग का रिस्क क्या होता है, मरने का रिस्क ज़्यादा होता है ना, या इंजरी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ये आपका क्या किस में जो शेफ्ट मेथड में अंडरग्राउंड माइनिंग में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और इसमें जो है आपको मशीन भी हैवी यूज़ करना पड़ता है, यानी कैपिटल इंटेंसिव, यानी पैसा बहुत लगता है ये माइनिंग करने के लिए। तो दो मेथड है आपका, ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि सरफेस माइनिंग, और दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग यानी कि शेफ्ट मेथड। ओके, तो शेफ्ट मेथड को डील करते हैं। यहाँ पे देखिए शेफ्ट मेथड में हो क्या, ये देखिए आपको ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग में ये देखिए ओपन कास्ट माइनिंग में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये आपका, देखिए ये हो जाता है आपका, ये देखिए आपका मिनरल्स है ना, ये सब क्या है, मिनरल्स है, जो काफ़ी कम डेप्थ में आपको मिनरल्स मिल जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इतना कम ही खुदाई करना पड़ रहा है हम लोग को, और यहाँ पे आदमी जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, माइन कर सक रहा है ना, इसी को बोलता है ओपन कास्ट या स्ट्रिप माइनिंग भी बोलते हैं इसको। शेफ्ट यानी कि अंडरग्राउंड माइनिंग, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो डिपॉजिट्स है वो काफ़ी अंदर में है ना, काफ़ी नीचे में है जो हम लोग को जो डिपॉजिट्स मिल रहा है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, एक तो हम लोग को अंदर खोदना पड़ता है, ठीक है, नीचे अंदर तक खोदना पड़ता है। ये देख रहे हैं ये जो शेफ्ट जैसा है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ आदमी देखने को मिल रहा है ना, आदमी क्या कर रहा है, यहाँ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ बीच से और यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये खोदने के बाद में यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होगा, ये आदमी को ऊपर नीचे पुल कर सकने का फैसिलिटी होना पड़ेगा ना, तो डील करता है। अभी शेफ्ट मेथड को देखते हैं, यहाँ पे देखिए शेफ्ट मेथड has to be used in this method, vertical shaft have to be sunk। ये देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ये जो दो ये है ना पाइप का जैसा वाला, ये आपका हो गया वर्टिकल शंक, वर्टिकल शेफ्ट, इसको क्या करें, डुबाया गया, अंदर में घुसाया गया, संक किया गया ना। वर्टिकल शेफ्ट को आपको शेफ्ट माइनिंग में वर्टिकल शेफ्ट को अंदर संक करना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा बोल रहा, ठीक है, मिट्टी के अंदर में, अंडरग्राउंड में। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स को निकाला जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है बोल रहा, टू द सरफेस में थ्रू दिस पैसेज। ओके, ये पैसेज है ना, यहाँ से क्या है, शेफ्ट का जो पैसेज है, यहाँ से आपको मिनरल्स जो है एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाहर सरफेस में ना। ये हो गया। तो इसमें क्या क्या लगता है, इट रिक्वायर्स डिजाइन लिफ्ट से, देखिए इसको, ये आदमी को यहाँ से वो कुछ निकाल रहा है, अगर डिपॉजिट निकाल रहा है तो इसको फिर ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, इसलिए जो है डिजाइन में लिफ्ट लगता है बोल रहे हैं, इसमें डिजाइन लिफ्ट लगता है। ड्रिल्स क्या चाहिए, ड्रिल्स जो है मिट्टी को खोदने के लिए ड्रिल्स चाहिए। हॉलेज क्या है, डिपॉजिट्स को टानने के लिए आपको हॉलेज चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए होगा, क्योंकि आप अंदर जा रहा है तो अंदर में क्या होगा, आपको हवा कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा ना, तो इसलिए जो सबको डील करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाता है ना। उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम फॉर वेंटिलेशन फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ पीपल टू मटेरियल हो गया। ये मेथड जो है क्या रिस्की है, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम जो है आपको अंडरग्राउंड में पॉइजनस गैस मिल सकता है, या आग लग सकता है, फ्लड हो सकता है ना, ये सब की वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है बोला। ये आपका शेफ्ट मेथड में ना, यानी कि अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है, काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अभी देखिएगा डेवलप इकोनॉमी, जो डेवलप कंट्रीज है जहाँ में इकोनॉमी बहुत डेवलप, ये लोग जो है माइनिंग करने से क्या करता है, रिट्रीट करता है बोलो, यानी कि माइनिंग करना कम छोड़ दिया वो लोग आजकल, ठीक है, बहुत कम कर दिया पहले का कंपेयर। उसके बाद में वेरियस देखिए जो, और ये छोड़ने का रीज़न क्या है, मेन है उसका हाई लेबर कॉस्ट। जो डेवलप इकोनॉमी है वहाँ पे क्या होता है, माइनिंग प्रोसेसिंग रिफाइनिंग स्टेज को छोड़ दिया वो लोग, इतना रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं वो लोग ये सब करने से, क्योंकि यहाँ पे जो है लेबर का कॉस्ट बहुत हाई है, इसीलिए वो लोग जो क्या करता है ये सब नहीं करते। जो डेवलपिंग कंट्रीज से वो क्या कर रहा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में आपको क्या होगा कि लेबर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको ना, इसीलिए जो है यहाँ पे जो है हम लोग को ये माइनिंग एक्टिविटी देखने को काफ़ी मिलता है आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे आपको ये माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है आजकल। हाँ, तो जो अफ्रीका का कोई कंट्रीज है, सेवरल कंट्रीज है, साउथ अमेरिका का सेवरल कंट्रीज और एशिया का बहुत सारा कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी ये मिनरल माइनिंग जो है अभी भी प्रिवलेंट है। हाँ, अभी हम लोग इसको डील करते थोड़ा सा ऑप्शनल को, ये तो आपका था लास्ट टॉपिक था ना, ये जो दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक। अभी किसको डील करता है हम लोग, यहाँ को डील करते हैं ऑप्शनल को। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, कौन सा जो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है बोल रहे, कॉफ़ी ऑब्वियसली प्लांटेशन क्रॉप है, शुगर कैन ये भी प्लांटेशन क्रॉप है, रबर ये भी प्लांटेशन क्रॉप है, व्हीट जो है आपका प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो सबसे सक्सेसफुल कहाँ में हुआ, आपका डेनमार्क में। यहाँ पे जो हर कोई आप जो आप फार्मर्स है वो जो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा डेनमार्क। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग लोग के बारे में आपको बताया था हम ना, फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, ऑब्वियसली फ्लोरिकल्चर जो है आपका फ्लावर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन वाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन कॉलोनीज, आपका कोलकोच है, कोलकोच तो आपका क्या हो गया, ये लोग वो डेवलप किया, अर्सवाइल सोवियत यूनियन लोग डेवलप किया था कोलकोच ना, ये आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग में ही जाएगा, कलेक्टिव फार्मिंग में जाएगा। विटिकल्चर ये कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स है, आपका ये मेडिटेरेनियन रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन, तो आपका अगर देखिएगा तो क्या होता है, जो यूरोपियन कॉलोनी से क्या किया प्लांटेशन को डेवलप किया, तो ये आपका ऑप्शन डी जो सही आंसर है। जैसे कि इंडिया में कॉफ़ी का, नहीं ब्राज़ील में कॉफ़ी का, इंडिया में टी का, रबर का, और श्रीलंका में टी का रबर का, ये इंट्रोड्यूस कौन किया है, ये लोग ब्रिटिश लोग, फिर डच लोग, फ्रेंच लोग, ये सब क्या यूरोपियन कॉलोनीज था ना, कॉलोनियल था, कंट्री था, जो हम लोग को क्या किया है अलग अलग कंट्री में प्लांटेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। In which one of the following region is extensive commercial grain cultivation is not practiced, देखिए आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के बारे में बताया था, तो ये नॉर्मली ग्रासलैंड में प्रैक्टिस किया जाता है ना, तो अमेरिकन कैनेडियन प्रायरीज, जो क्या है ग्रासलैंड है अमेरिकन कनाडा के बीच में, यूरोपियन स्टेपेस, उसके बाद पैम्पास अर्जेंटीना का, अमेजन बेसिन जो है आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ये जगह में जो है आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं करता है ना, वैसे पैम्पास हो गया या अमेरिकन कैनेडियन हो गया, पैरिस स्टेपेस या अर्जेंटीना, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है आपका एक्सटेंसिव ग्रेन कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ साइट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट, साइट्रस यानी कि जो टेंगा होता है ना वो फ्रूट एसिटिक होता है, ये आपका बताया था हम ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन रीजन में क्या होता है साइट्रस, मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है इसको साइट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन से भी जाना जाता है ना। Which one type of the following which one type of the agriculture among the following is called slash farming, slash या burn, slash बताया था ना ऐश को बोलता है, तो क्या होता है ये ऐश आपका हो जाएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में जाएगा, ठीक है। प्रिमिटिव यानी कि क्या है जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी इसको क्या बोलता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलता है। तो शिफ्टिंग में होता क्या है, वो आप लोग कोई वेजिटेशन को कोई पार्टिकुलर रीजन का वेजिटेशन को काटेगा उसको फिर जलाएगा, तो वहाँ जलने का जो आपका जो बर्न जो ऐश है जो आ रहा है जो प्रोडक्ट है ना बर्न जलने के बाद में वो ऐश होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्लैश बोलता है या बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो कहाँ पे होता है आपका प्रिमिटिव या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में होता है। ओके, Which one of the following does not follow monoculture? मोनोकल्चर किसको बोलते हैं, मोनोकल्चर वो टाइप ऑफ कल्टीवेशन जिसमें एक पार्टिकुलर क्रॉप को उगाया जाता है, ठीक है, या उसका प्लान किया जाता है पार्टिकुलर क्रॉप या प्लान। तो डेयरी फार्मिंग में ऑब्वियसली इसमें जो क्या है पार्टिकुलर तो नहीं किया जाता है ना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर और आई एम सॉरी डेयरी फार्मिंग में क्या होता है ऑब्वियसली इसमें जो है जो दूध देने वाला एनिमल्स को ही क्या करता है फार्म करता है, ये भी मोनोकल्चर हो गया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसमें भी क्या होता है अगर आप देखिएगा तो कॉफ़ी का अगर बागान तो वहाँ से पूरा जगह कॉफ़ी होगा, अगर टी का प्लांटेशन तो वो पूरा एरिया टी का प्लांटेशन से ढका होगा, अगर रबर का प्लांटेशन तो वो पूरा एरिया जो है रबर का प्लांट से ढका होगा। तो इसमें प्लांटेशन में भी क्या हो रहा है मोनोकल्चर फॉलो हो रहा है।
मिक्स फार्मिंग में क्या होता है बताया था आप लोग को हम ना, मान लीजिए कोई रीजन है यहाँ पे अगर राइस लगाया हुआ है एक साइड में, तो बीच बीच में क्या करता है वो लोग लिगम्स या ये रूट्स पीस बीन्स का पेड़ लगाता है ताकि उसको लोग को नाइट्रोजन मिलने के लिए, फिर यहाँ पे राइस लगेगा। तो मिक्स में क्या हो रहा है, एक जगह में क्या एक ही जगह में जो है दो तीन क्रॉप आपका यूज हो रहा था। ये यहाँ पे ये जो मोनोकल्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होगा, ऑब्वियसली अगर वीट का कल्टीवेशन किया तो पूरा वीट का कल्टीवेशन होगा ना, अगर पेडी का कल्टीवेशन किया तो पूरा पेडी का कल्टीवेशन होगा, क्योंकि कमर्शियल पर्पज के यूज कर रहे हो तो ये भी आपका मोनोकल्चर फॉलो करेगा। तो ये मिक्स फार्मिंग जो आपका मोनोकल्चर फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पे बोला ना कि कौन सा जो मोनोकल्चर नहीं है बोला, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है मोनोकल्चर नहीं है, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेगा हम लोग, ठीक है।